कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग जीए मिसलेनियस का जुलाई मंथ, अगस्त मंथ और सितंबर मंथ इन सब का न्यूज़ को कवर कर लेंगे एक ही बार में। सर जुलाई, अगस्त, सितंबर अगर हो गया तो अक्टूबर। अक्टूबर का आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा, वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करते रहना, आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर यही सबसे इंपॉर्टेंट मंथ है जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। तो इस मंथ का द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज का कंपाइलेशन है यहाँ पर। एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना इस वीडियो को। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आपको मिल रहा है एक बार फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो भी न्यूज है वो स्ट्रिक्टली बेस्ड है ऑन आरबीआई ग्रेड बी पीवाईक्यू। लास्ट 5 सालों का पीवाईक्यू को मैंने एकदम थॉरोली एनालाइज किया है, कम से कम 10 बार एनालाइज किया होगा। वहां से मैंने इनसाइट्स निकाला है और उस इनसाइट्स के बेसिस पे ही मैंने सारे न्यूज को फिल्टर आउट किया है। और फिल्टर आउट करके जीए मिसलेनियस के जितने भी न्यूज होते हैं वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। पिछले साल इससे काफी क्वेश्चन बना था, यानी इसी तरह का मैराथन सेशन मैंने पिछले साल भी लिया था, बहुत सारा क्वेश्चन बना था। 20 to 25 अप्रॉक्स बन गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी आप कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 से लेकर के 25 मार्क्स तक। ठीक है, 15 से 20 लिख दे रहा हूँ। ये कंपाइलेशन है ऑफ ओनली ए ग्रेड न्यूज। ठीक है, तो अगर मान लो कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड न्यूज होता है तो सिर्फ मैंने ए ग्रेड न्यूज रखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका रटा हुआ रहना चाहिए, अगर इसको मिस कर दिया तो फिर बाद में पछताना नहीं। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने यहाँ पर न्यूज को रखा हुआ है। पोटेंशियल ऑफ 20 मार्क्स इन फेज 1, दिस इज इनफ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर 150 पेज का, 350 पेज का, 400 पेज का जीएम मिसलेनियस रहता है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का। ठीक है, क्लाउड अफेयर्स क्लाउड का, या फिर बहुत सारा न्यूज होता है ना। तो वो सारे न्यूज को मैंने फिल्टर आउट करके सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी के पर्सपेक्टिव से डाला है, और वो डाल करके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को निकाला है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। ठीक है, याद करा दिया है, कम समय में आपका मैक्सिमम कवरेज है। हल्के में नहीं लेना, 2 बार बोला मैंने, है ना, हल्के में नहीं लेना। डेटा करेक्शन जो है पिन कमेंट के अंदर मिलेगा आपको। अगर मुझे कोई डेटा करेक्ट करना होगा तो मैं पिन कमेंट के अंदर डेटा करेक्ट कर दूंगा, उसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, चलो पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ हमारे कोर्सेज के अंदर मिलता है। मेंटरशिप कोर्स के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, स्मार्ट कोर्स के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, करंट अफेयर्स कोर्स के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, एक पीडीएफ कोर्स है उसके अंदर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपने कहीं पर और एनरोलमेंट किया होगा तो ठीक है, इस वीडियो को देख लो। ठीक है, पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, इस वीडियो को ही देख लो बार बार। ठीक है, और अगर आपको एनरोलमेंट लेना है, क्योंकि ये जो पीडीएफ कोर्स है, करंट अफेयर्स कोर्स है, इसके अंदर आरबीआई एफएक्यू भी है, इसके अंदर आरबीआई करंट अफेयर्स भी है, साथ में आरबीआई सर्कुलर भी है, साथ में पीआईबी न्यूज भी है। तो अगर सब चीज का आपको बेनिफिट उठाना है तो आप ये सब कोर्स को लेना ही चाहते हो तो फिर व्हाट्सएप कर लेना मुझे, मतलब मेरी टीम को करना 8340613896। कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना, और मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। अगर डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर देगी। अदरवाइज आप डायरेक्टली जाकर के ऐप से भी खरीद सकते हैं हमारे कोर्सेज को। ऐप का नाम है आर्यंस ग्रेड बी। ठीक है, तो पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। लास्ट टाइम है, अगर आप सीधा सीधी खाली एक बार वीडियो भी देख लेते हैं वहां पर भी आपका काम बन जाता है। तो पीडीएफ लेना बहुत जरूरी तो नहीं है, लेकिन आपको अगर बेनिफिट लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक, इसके बाद फिर प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेस्ट कोर्स दिया हुआ है, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया सब कुछ कि किस तरह से मैंने कवरेज किया है। अब बिना किसी देरी के जुलाई, अगस्त, सितंबर का वन शॉट कंप्लीट करो, और अच्छा मार्क्स आएगा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना कि अच्छा मार्क्स आया, थैंक यू सर। ठीक है, चलो क्रेडिट देना मत भूलना दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप सारा रिवीजन कर लो। सबसे पहले 5 जुलाई, 5 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया जा रहा है। और ये जो साल है 2025 का, इसको हम लोग यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स बोल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे 10 जुलाई को मनाया जा रहा है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया। पॉपुलेशन से याद कर लो कि एक एक करके सब पॉपुलेशन बढ़ा दिया, तो एक एक करके मतलब 11 जुलाई। इसके बाद वर्ल्ड हॉर्स डे मनाया गया 11 जुलाई को ही, और इसका थीम रखा गया ऑनरिंग ए टाइमलेस पार्टनर। ठीक है, 12 जुलाई को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ होप। ठीक है, और 15 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। इतना ही इंपॉर्टेंट डेज था जुलाई मंथ में। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। सोनाली मिश्रा, ये सीनियर आईएएस ऑफिसर थी, इनको फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है।
इन आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, आरबीआई में केशवन रामचंद्रन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। साहिल किनी, इनको नया सीईओ बनाया गया है ऑफ आरबीआई इनोवेशन हब। आरबीआई इनोवेशन हब आरबीआई का एक सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, इसका सुनील कदम को बनाया गया है सेबी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सुकन्या सोनोवाल जो है वो कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर बनी है। ठीक है, और ये 2025-2027 टर्म के लिए रहेंगी। ठीक है, इसके बाद फार्मास्यूटिकल चेयरमैन नितिन गुप्ता जो है, इनको चेयरपर्सन बनाया गया है ऑफ एनएफआरए। ये जो नफरा है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये एक ऑडिट रेगुलेटर है। ठीक है, इसके बाद एक ऑबिचुरी है, मेघनाथ देसाई का निधन हो गया है, जो कि रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे, ऑथर थे और मेंबर भी थे और यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से भी। फिर सोनल हॉलैंड, इनका एक मेमोयर लॉन्च हुआ है, एक तरह का बुक होता है ये। बुक का नाम क्या है? 1 in a Billion। ठीक है, डिफेंस न्यूज की बात करते हैं। क्वाड नेशन जो है वो लॉन्च कर रहा है कोस्ट गार्ड कॉपरेशन इनिशिएटिव। लेकिन पूछेगा आपसे कि क्वाड नेशन में कौन कौन सा नेशन आता है? इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अवार्ड्स का बात करते हैं। वर्षा देशपांडे को अवार्ड मिला है यूएन पॉपुलेशन अवार्ड। ठीक है, क्योंकि इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन चलाया था, बहुत सारा कैंपेन चलाया था फॉर प्रिवेंटिंग सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस, जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, फिर केरला जो है, केरला का पुलिस स्टेशन है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, जिसको इंडिया का पहला आईएसओ सर्टिफाइड स्टेशन बनाया गया है। दीपिका पादुकोण फर्स्ट इंडियन हो गई हैं जिनको ऑनर किया गया है ऑन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है 34 मैत्री अवार्ड्स अनाउंस किया है फॉर बूस्टिंग टाइज विद इंडिया। ठीक है, विदुषा इस्तिका, इनको बनाया गया है मिसेस अर्थ 2025। ठीक है, एसबीआई को वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक का अवार्ड मिला है बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। ठीक है, गीतांजलि श्री को पेन इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड मिला है, इनको अवार्ड मिला है पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड। फिर सुहानी शाह है, इनको अवार्ड मिला है बेस्ट मैजिक क्रिएटर का, कहाँ पर? एफआईएसएम में, फेडरेशन ऑफ मैजिक सोसाइटीज इटली, यहाँ पर इनको अवार्ड मिला है। और किस टाइटल के लिए मिला है? बेस्ट मैजिक क्रिएटर। इसके बाद भरतनाट्यम का 170 आवर परफॉर्मेंस हुआ है, जिसमें कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है रेमुना एविटा परेरा। ये कहाँ से है? ये मैंगलोर से। ठीक है, मैंगलोर से। इसके बाद स्टेट न्यूज की बात करते हैं। तो इंडिया का पहला कमर्शियल हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस स्टार्ट हुआ है लेह लद्दाख से। ठीक है, इसके बाद पुडुचेरी बना है फर्स्ट यूनियन टेरिटरी या फिर कहो स्टेट जहां पर टीबी पेशेंट का स्क्रीनिंग हो रहा है अंडर इनिशिएटिव ऑफ फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम। ये जो फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम है, इसके अंदर जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, ये 3 से 5 फैमिलीज को अपना मतलब अडॉप्ट करते हैं, जहां पर उनका जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो देखते हैं। ठीक है, थ्रू देयर एमपीएस करिकुलम। हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला स्टेट बन गया है जो कि फेस आईडी को अडॉप्ट किया है फॉर राशन। ठीक, इसके बाद बिहार पहला स्टेट बन गया है जहां पर लेस देन 1200 वोटर्स हैं पर पोलिंग स्टेशन के अंदर। ठीक है, सिक्किम का एक विलेज है जो कि इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज बन गया है, उसका नाम है याक्टेन विलेज इन पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके बाद जब तक रहेगा बिहार में लालू, तब तक रहेगा गुजरात में प्रोसेस्ड आलू। ठीक है, तो गुजरात में प्रोसेस्ड आलू का एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन सबसे टॉप पे चल रहा है। इसके बाद मुंबई और अहमदाबाद के बीच में एक बुलेट ट्रेन रन करने वाला है, इसका नाम है E10 शिनकानसेन। ठीक है, महाराष्ट्र जो है अगस्त 7 को ऑब्जर्व करने वाला है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे ऑन द बर्थ सेंटेनरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, इसके बाद पहला मलेरिया ड्रग्स बनाया गया है फॉर इन्फेंट्स। तो जिनका भी एज 0 से लेकर के 6 मंथ के बीच में है, उन सारे बच्चों के लिए मलेरिया का एक ड्रग बनाया गया है, अप्रूव किया गया है बाय स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलो इसका भारत इनिशिएटिव है। भारत इनिशिएटिव का फुल फॉर्म है बायोमार्कर फॉर हेल्दी एजिंग, रेजिलियंस, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन। इसको लॉन्च किया है IISc बैंगलोर। इसके अंदर क्या हो रहा है, हम लोग एक डेटाबेस बना रहे हैं जिसके मदद से हम लोग इंडियन स्पेसिफिक कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर सकेंगे, इंडियन स्पेसिफिक विटामिन डी लेवल चेक कर सकेंगे, इंडियन स्पेसिफिक B12 लेवल चेक कर सकेंगे, ताकि हम लोग मालूम चल सके कि इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, इंडियन वेदर के अकॉर्डिंग कोई चीज का डेफिशिएंसी है या वो डेफिशिएंसी नहीं। ठीक है, तो भारत इनिशिएटिव ये था। इसके बाद निसार एक ज्वाइंट सैटेलाइट है जिसको बनाया गया है नासा और इसरो के द्वारा मिलकर। ठीक, इसके बाद एक नया ह्यूमन ब्लड ग्रुप आया है, डिस्कवर किया गया है, नाम है इसका क्रिब। क्रिब का मतलब क्रोमर इंडिया बेंगलुरु। ठीक है, तो ये बेंगलुरु का एक रोटरी बेंगलुरु ब्लड सेंटर में ये डिस्कवर किया गया है। ठीक है, ये ग्लोबली नया है। ठीक, इसके बाद इन्वायरमेंट की बात करते हैं।
इन्वायरमेंट में पहला क्या है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मान लो कि आप कम एमिशन किए हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो सर्टिफिकेट फिर आप बाद में बेच भी सकते हैं किसी को। ठीक है, और खरीदेगा कौन, जो कि ज्यादा एमिशन किया होगा वो खरीदेगा। तो हर एक टन 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट अगर आपने कम किया है, मतलब 1 टन का कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, अगर उतना एमिशन आपने कम किया है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आप बेच भी सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीसीटीएस, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम। इससे पहले जो था ना हमारा सिस्टम था वो पैट सिस्टम था। पैट का फुल फॉर्म है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पहले एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट मिलता था यूजिंग पैट सिस्टम, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। ठीक है, अभी क्या हो गया, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। ठीक है, इसमें आप क्या बोल रहे हैं, इसमें सर्टिफिकेट नहीं बेच रहे हैं एक्चुअली में, इसमें आप क्रेडिट बेच रहे हैं, क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट बेच रहे हैं। ठीक है, शायद मैंने अभी आप जो डिटेल में पढ़ा है वहां पर सर्टिफिकेट का बात कर दिया, लेकिन सर्टिफिकेट वाला बात जो है ना वो पुराना था, अभी हम लोग कार्बन क्रेडिट को सेल कर रहे हैं। ठीक है, चलो अभी कौन सा सेक्टर इसमें इंक्लूड नहीं है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका आंसर होगा पावर सेक्टर। ठीक है, एनिमल डिस्कवरी और प्लांट डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। इंडिया में अभी 683 न्यू स्पीसीज को ऐड किया गया है। ठीक है, एनिमल्स के क्षेत्र में, और मैक्सिमम किया गया है केरला के द्वारा, इसका सेकंड बेस्ट किया गया है कर्नाटक के द्वारा। इसके बाद फूलों का स्पीसीज भी, यानी जो फ्लोरा होता है उसका भी स्पीसीज हम लोगों ने ऐड किया है, 433 स्पीसीज उसका भी ऐड किया गया है, 2024 में बात कर रहे हैं। इसमें भी हाईएस्ट नंबर केरला का है, और इसके बाद फिर महाराष्ट्र का बात है। इसके बाद एशिया का ओल्डेस्ट एलिफेंट जो कि 100 साल के भी पुराना था, जिसका नाम था वत्सला, तो वत्सला का देहांत हो गया पन्ना टाइगर रिजर्व में। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, एमपी में है, याद रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसस किया है। ये पूछ सकता है कि कौन सा नेशनल पार्क किया है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क किया है। साथ में टाइगर डेंसिटी को लेकर के ग्लोबली काजीरंगा 3rd नंबर पे आता है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा नेशनल पार्क है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क है। इसके बाद काजीरंगा के साथ है ना, ये 3rd ग्लोबली रैंक कर रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड भी इंडिया का ही है नेशनल पार्क। वो नेशनल पार्क कहाँ पर है वो आप बताओ मुझे। ठीक, चलिए अभी हो गया हमारा। इसके बाद एशियान और इंडिया के बीच में एक क्रूज डायलॉग हुआ है, जहां पर क्रूज के बारे में हम लोग डिसीजन लेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो ये पहला एशियान इंडिया क्रूज डायलॉग होने वाला है चेन्नई में। ठीक है, इस मीटिंग में 10 मेंबर यहाँ पर भाग लेने वाले हैं। 10 मेंबर का नाम आपको याद रहना चाहिए, शॉर्ट में आप याद रख सकते हो कि क्या हम लोग ने बोला था, टीवी में दिखा रहा है बीसीएल, और इसके अंदर हम लोग आईएमपीएस से पेमेंट कर दिए हैं। ठीक है, इससे हम लोग याद कर लिए थे। टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, बी से ब्रुनई, सी से कंबोडिया, एल से लेओस, आई से इंडोनेशिया, एम से म्यांमार और मलेशिया, और पी से हमारा फिलीपींस, और एस से हमारा सिंगापुर। ठीक है, ये याद रखना कि एशियान का कौन कौन मेंबर है। ठीक है, साथ में फिर 2 दिन का बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव भी हुआ है विशाखापट्टनम में। इसका थीम क्या रखा गया था वो याद रखना आप, इसका थीम रखा गया था नेविगेटिंग द फ्यूचर, ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप। एल्युमिनियम विजन डॉक्यूमेंट भी आया है, जिसके अंदर भारत कह रहा है कि भारत जो है वो 2047 तक एल्युमिनियम प्रोडक्शन में लीडर बन जाएगा। एल्युमिनियम प्रोडक्शन 6 फोल्ड कर लेगा, 6 गुना ज़्यादा करेगा। अभी जो है इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्युमिनियम का, और अभी भी सिर्फ 6% ही ग्लोबल प्रोडक्शन का होल्ड करता है इंडिया। अभी हमारे पास अनटैप्ड पोटेंशियल है, मतलब हम लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद गूगल जो है वो एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन के लिए एक एपीआई लॉन्च किया है। ठीक है, इसका मदद से क्या होगा, जो गूगल डेटा है वो सारा वेबसाइट को मिल पाएगा जो भी इस एपीआई को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो गूगल जो है वो क्रॉप्स का इंफॉर्मेशन और फील्ड एक्टिविटी का इंफॉर्मेशन हर 14 दिन में, हर 2 हफ्तों में लेकर के आएगा, रिफ्रेश करेगा। ठीक है, इसका एपीआई बनाया गया है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद 4th वर्ल्ड फूड इंडिया हो रहा है, जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा है। इसका थीम रखा गया है प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। इसके बाद इंडिया जो है 100 रुपए का एक कॉमेमोरेटिव कॉइन भी रिलीज कर रहा है टू ऑनर द बर्थ सेंटेनरी ऑफ प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो है वो फादर ऑफ इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन है, और इनको 2024 में ही भारत रत्न भी मिला है। ठीक है, पोस्टुमसली, मतलब कि जिनका देहांत हो जाता है उसके बाद भारत रत्न मिलता है, तो उसको बोलते हैं पोस्टुमसली। बैंकिंग न्यूज का बात करते हैं। एनवीडिया जो है वो फर्स्ट कंपनी बन गया है टू रीच 4 ट्रिलियन वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट या फिर इंश्योरेंस कंपनी एक कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड इश्यू करता है। ये बॉन्ड को इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, जैसे कि बैंक, म्यूचुअल फंड, ताकि उसमें रिटर्न कमा सके। तो अगर मान लो ये जो कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड है
ये हम लोग बनाए हैं, अगर कैटास्ट्रॉफी नहीं होता है, जितना भी पैसा हम लोग बॉन्ड के अंदर लिए हैं वो सारा पैसा भी रीपे होगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कि सच में कोई कैटास्ट्रॉफी हो जाता है तो जो पैसा है हो सकता है डूब भी जाए, ठीक है। तो ये एक तरीका का क्या बोलेंगे, रिस्क को शेयर करने का एक तरीका है हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट होता है, बहुत बेनिफिट है। पहले बात तो ये कि हम लोग फंड का क्विक एक्सेस ले सकते हैं, जब हम लोग बॉन्ड इशू करेंगे तो पैसा हमारे पास पहले से रहेगा, तो हम लोग डोनेशन पे भरोसा नहीं करना पड़ेगा, डोनेशन पे हम लोग रिलाई नहीं करेंगे, पैसा रहेगा हमारे पास। दूसरा, ग्लोबली जो है रिस्क हमारा शेयर हो जाएगा, ठीक है। ये सब बेनिफिट होता है। इसके बाद मास्टर कार्ड जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है आंध्र प्रदेश के साथ टू बूस्ट टूरिज्म। इसके बाद एनसीडीईएक्स यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ने पार्टनर किया है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ, ताकि इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव को लॉन्च किया जा सके, इंट्रोड्यूस किया जा सके। वेदर डेरिवेटिव क्या है, देखो डेरिवेटिव का मतलब होता है जो कि वैल्यू डिराइव करता है किसी और चीज से। तो यहाँ पर एक ऐसा डेरिवेटिव जो है वो डिराइव करेगा वैल्यू फ्रॉम वेदर। अगर वेदर अच्छा तो डेरिवेटिव भी इसका दाम भी बढ़ गया, वेदर खराब तो इसका दाम गिर गया। डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेज करते हैं, है ना। तो जो हेजिंग है इससे हम लोग अपना रिस्क को कंट्रोल करते हैं। तो जो भी बिजनेस होगा, फार्मर्स होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, जो वेदर रिलेटेड कारण की वजह से इन लोग का लॉस हो सकता है, इसको ये हेज कर पाएगा, इसलिए वेदर डेरिवेटिव्स आया है, ठीक है। ये इंश्योरेंस के जैसा ही है, लेकिन इंश्योरेंस जैसा है नहीं। मतलब यहाँ पर मैंने दिया हुआ है वेदर डेरिवेटिव्स और इंश्योरेंस के बीच में क्या अंतर है वो देख लेना आप। इसके बाद जेनिफर सिमॉन्स जो है, ये सूरीनाम कंट्री की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बन गई है आफ्टर हिस्टोरिक कोलिशन डील, ठीक है। पीएम मोदी जो है ये अर्जेंटीना के विजिट पर गए थे, और ये पहला बायलैटरल विजिट है बाय एनी इंडियन पीएम टू अर्जेंटीना इन लास्ट 57 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। तो आपसे पूछ लेगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ था, 2015 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में। कौन कौन मेंबर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का वो भी आप देख लो, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया, और यूरुग्वे जो है अभी बनने वाला है, ठीक है। 3x35 इनिशिएटिव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2035 तक, 2035 तक हम लोग 3 प्रोडक्ट का प्राइस को बढ़ाएंगे, टैक्स लगा लगा करके, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि लोग जो है वो हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं लेगा, इसकी दाम बढ़ जाएगा। दूसरा, टैक्सेस का भी बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा 3 प्रोडक्ट है, टोबैको, अल्कोहल और सुगरी प्रोडक्ट, ठीक है, सुगरी ड्रिंक्स। इसमें हम लोग बाय एटलीस्ट 50% इसका प्राइस बढ़ाएंगे बाय एडिंग टैक्सेस, और टैक्स ऐड करेंगे, इससे बेनिफिट कितना होगा, 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का बेनिफिट होगा, ठीक है, बाय 2035 पूरी दुनिया को। इसके बाद इंडिया ने बोलीविया को 3 लाख का मीसल्स रूबेला वैक्सीन भेजा है, ठीक है। इसके बाद बल्गेरिया नाम का एक कंट्री है जो कि अब अपना करेंसी को बदल करके यूरो करने वाला है। अभी इसका करेंसी क्या है, द लेव, द लेव नाम का इसका करेंसी है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बल्गेरिया का अभी करंट करेंसी कौन सा है, द लेव, जो कि 1 जनवरी 2026 के बाद बदल जाएगा और हो जाएगा यूरो। अभी टोटल 21 मेंबर है जो कि यूरो को एक्सेप्ट करे हुए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग बल्गेरिया। इसके बाद IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुआ है 2025 में, कहां पर, अबू धाबी में। ये लार्जेस्ट ग्लोबल मीट है ऑफ एक्सपर्ट्स, लीडर्स एंड डिसीजन मेकर्स। ये हर 4 साल में एक बार होता है, ताकि हम लोग अगले 10 सालों का ग्लोबल कंजर्वेशन एजेंडा फिक्स कर सके। इसका थीम क्या रखा गया है, पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। इसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने जीनियस एक्ट साइन किया है। ये जीनियस एक्ट के साइन होने के बाद अमेरिका पहला कंट्री बन गया है जिसका एक लॉ बन गया है फॉर क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, ये याद रखना जीनियस एक्ट के बारे में। इसके बाद इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025, यहाँ पर सिनेमा आइकन ऋत्विक घातक को मतलब उनके बर्थ सेंटेनरी में ऑनर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्पोर्ट्स न्यूज को देखते हैं। 57th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड हुआ है दुबई यूएई में, जहां पर 4 इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था और चारों को कुछ न कुछ मिला है, कुछ न कुछ मेडल मिला है। 2 को गोल्ड मिला है, 2 को सिल्वर मिला है। कौन 2 को गोल्ड मिला है, एक देवेश पंकज फ्रॉम महाराष्ट्र, एक संदीप कुची फ्रॉम तेलंगाना। ये तो हो गया केमिस्ट्री ओलंपियाड। फिर बायोलॉजी ओलंपियाड भी हुआ है फिलीपींस के अंदर, यहाँ पर भी 2 गोल्ड जीता है इंडिया ने, 2 सिल्वर जीता है इंडिया ने। 2 गोल्ड कौन जीता है, रुद्र फतानी और वेदांत सकरी फ्रॉम मुंबई, ठीक है। फिर विंबलडन 2025, ये वाला भी आपका न्यूज में आएगा क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा ये लोग विंबलडन देखने के लिए गया था इस बार। तो कैश ग्लासपूल इन्होंने जीता है मेंस डबल में, और वुमेन्स डबल में जीती है कुडर मेटवा और मार्टेंस, ठीक है, मर के जीत गई है। इसके बाद अनाहत सिंह जो है उन्होंने जीता है वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के अंदर ब्रॉन्ज जीता है,
ठीक है, जो कि इजिप्ट में हो रहा था। प्रजक्ता कोहली जो है टाइम 100 क्रिकेट लिस्ट के अंदर आ गई है। ये पहली इंडियन है टू फीचर ऑन टाइम्स मैगजीन फर्स्ट एवर 100 क्रिकेटर लिस्ट। ठीक है, चलो। इसके बाद यूपी पुलिस ने हाईएस्ट मेडल जीता है इंडिया के लिए एट वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स यूएस में हो रहा था। पहला नंबर पे यूएस ही है, दूसरा नंबर पे ब्राजील, तीसरा नंबर पे इंडिया। चाइना नहीं, तीसरा नंबर पे इंडिया। इंडिया का 560 मेडल है, जिसके अंदर यूपी पुलिस जो है 95 मेडल जीत के आया है। आईसीसी जो है संजोग गुप्ता को अपॉइंट किया है एज ए न्यू सीईओ रिप्लेसिंग जियोफ एलार्डाइस। ठीक है, आईसीसी के चेयरमैन अभी हैं जय शाह और सीईओ होंगे संजोग गुप्ता। ठीक है, तो सीईओ और चेयरपर्सन अलग अलग हैं यहाँ पे। इंडिया जो है वो 2025 का फाइट चेस वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है। अभी जो है यही वर्ल्ड कप जॉर्जिया में हो रहा था और वहां पर दिव्या देशमुख ने बाजी मारा। ठीक है, इसके बाद पुणे के श्रेयसी जोशी जो है ये पहली इंडियन बन गई है जिन्होंने गोल्ड जीता है एट 2025 एशियन रोलर स्केटिंग साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया में हो रहा था चैंपियनशिप, जिसमें पुणे की श्रेयसी जोशी जो है वो पहली इंडियन बनी है टू विन गोल्ड। इसके बाद 29th एशियन यूथ चैंपियनशिप हो रहा है, जहां पर दिव्यांशु भौमिक जो है वो उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है एट एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप। ठीक है, ये पहली इंडियन बनी है इन लास्ट 36 ईयर्स जिन्होंने जीता है अंडर 15 सिंगल्स कॉन्टिनेंटल टाइटल। ठीक है, इसके बाद वैभव सूर्यवंशी जो है वो फास्टेस्ट यूथ ओडीआई 100 बनाया है, यूथ ओडीआई 100। तो यूथ को अगर नहीं देखा जाए तो अगर जनरल में देखा जाए तो कौन ऐसा इंसान है जो कि ओडीआई 100 सबसे फास्ट बनाया है? एबी डिविलियर्स है वो। ठीक है, जिन्होंने सिर्फ 31 बॉल्स में 100 रन बनाया है। कहाँ बनाया? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बनाया था 2015 में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। इसके बाद इंडिया का जो रैंकिंग है फीफा रैंकिंग वो बहुत घट गया है, लास्ट 9 सालों में बहुत कम गिरा है, सबसे खराब गिरा है। 133 रैंक है अभी। एशिया में सबसे ज्यादा रैंक है जापान का, 70 रैंक है। इसके बाद अभी वर्ल्ड चैंपियन कौन है? अर्जेंटीना, वही नंबर 1 पे है फीफा रैंकिंग के अंदर। इसके बाद लास्ट में हम लोगों ने इंडेक्स देखा, दिल्ली एयरपोर्ट जो है ये वर्ल्ड का 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया है अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो है 20 बिजिएस्ट एयरपोर्ट को रैंक करता है। नंबर 1 पे अटलांटा एयरपोर्ट है यूएस का, नंबर 2 पे दुबई एयरपोर्ट है और नंबर 3 पे डल्लास एयरपोर्ट है जो कि यूएस का है। इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को रैंक किया है अमॉन्ग द वर्ल्ड मोस्ट इक्वल सोसाइटीज, और इंडिया को बोला है कि इंडिया जो है वो 4th इक्वल सोसाइटी है। ठीक है, इंडिया का स्कोर गिनी इंडेक्स में 25.5 है, जो कि सिर्फ 2 कंट्री से पीछे है, एक स्लोवाक रिपब्लिक और स्लोवेनिया और बेलारूस, 3 कंट्री से पीछे है, इसीलिए तो 4th नंबर पे आ रहे हैं। ठीक है, गिनी इंडेक्स जो होता है वो जो 0 होगा तो मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है और 100 होगा तो परफेक्ट अनइक्वालिटी है। ठीक है, इसके बाद टॉप 100 ग्लोबल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन का रैंकिंग आया बाय एडू रैंक। तो एडू रैंक जो है इन्होंने 4000 प्लस इंस्टीट्यूशन को एसेस किया और टॉप 100 ग्लोबल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन को रैंक किया। इसके अंदर सिर्फ 2 ही इंडियन इंस्टीट्यूट है। पहला है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली 47 रैंक पे, और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना 93rd रैंक पे। अब ये जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये ओनली स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बाकी ये जो IARI है ये तो नेशनल ICAR इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो उसके बाद पीएम मोदी जो है ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर बन गए हैं विद 75% अप्रूवल रेटिंग। नंबर 1 पे कौन है? साउथ कोरियन प्रेसिडेंट जी ली यांग, और नंबर 2 पे कौन है? अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर मिलाई। ठीक है, और ट्रंप कहां पर है? 8 नंबर पे है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वे किसके द्वारा किया गया है? तो मॉर्निंग कंसल्ट नाम का एक फर्म है उसके द्वारा किया गया है सर्वे, और कितना परसेंटेज मिला है मोदी को? 75%। ठीक है, मोदी सर को, मोदी जी को, सॉरी, कहीं मैं भी जेल में चला जाऊं ऐसे बोलकर। ठीक है, इंडिया का रैंकिंग हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर बढ़ा है, 85 से बढ़कर के 77 हो गया है। ठीक है, इसके अंदर ग्लोबल लीडर्स कौन कौन से हैं? सिंगापुर है, सेकंड नंबर पे जापान और साउथ कोरिया है, तीसरा नंबर पे यूरोपियन यूनियन का नेशन है जैसे कि डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली एंड स्पेन। जेप्टो का फाउंडर जो है वो टॉप किए हैं हुरुन इंडिया अंडर 30 लिस्ट के अंदर, और टॉप रैंक फाउंडर्स कौन है? आदित्य पलीचा एंड कैवल्य बोरा फ्रॉम जेप्टो। मोस्ट रिप्रेजेंटेड सिटी कौन है? मुंबई है, जहां पर 15 एंटरप्रेन्योर है। लीडिंग सेक्टर हैं सॉफ्टवेयर, कंज्यूमर गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज। टॉप फंडेड स्टार्टअप है जेप्टो, और टॉप यूनिवर्सिटी है बिट्स पिलानी। ठीक है, 6 फीमेल यहाँ पर रिकॉग्नाइज की गई हैं, जिसमें सबसे यंगेस्ट है देविका गुलाब, इनको किया गया है रिकॉग्नाइज
फॉर अ स्टार्टअप ऑक्ट्रा स्कैन। ठीक है। फिर साउथ एशिया जो है वो रिकॉर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन को इम्यूनाइज किया है, जिससे जो जीरो डोज चिल्ड्रन है ना, ये इंप्रूव हुआ है। जीरो डोज चिल्ड्रन का डेटा का मतलब होता है कि कितने ऐसे चिल्ड्रन हैं जिसको कोई भी डोज नहीं मिला है, इम्यूनाइजेशन का कोई भी डोज नहीं मिला है, कोई भी वैक्सीन नहीं मिला है। तो इंडिया जो है ना, जीरो डोज चिल्ड्रन का नंबर बहुत घटाया है, यानी ऐसे चिल्ड्रन जिसको डोज नहीं मिला है, इस नंबर को घटाया है और 43% से घटाया है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। 2023 में 1.6 मिलियन ऐसे थे जो कि जीरो डोज चिल्ड्रन थे इंडिया के अंदर, जो कि कम होकर के हो गए हैं अभी 0.9 मिलियन। ठीक है। सबसे पहले 12 अगस्त को हम लोग इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं। इसका थीम क्या रखा गया है? लोकल यूथ एक्शन फॉर एलडीजी एंड बियॉन्ड। ठीक है। इसके बाद 12 जनवरी याद रखिएगा, अगस्त नहीं, 12 जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? विवेकानंद जयंती के रूप में मनाते हैं। इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, इसीलिए हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं। याद रखिएगा, ये बन सकता है क्वेश्चन। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी। ठीक है। इसके बाद 21 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, इसको मनाते हैं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन गया है क्योंकि अभी पहलगाम का अटैक हुआ था। इस बार का थीम क्या रखा गया है? यूनाइटेड बाय होप। इसको आयुर्वेदा डे। रिसेंटली हम लोग आयुर्वेदा डे का जो दिवस है ना बदले हैं। पहले हम लोग धनतेरस में मनाते थे आयुर्वेदा डे को, बदल के कर दिए हैं 23 अगस्त। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है। थीम क्या रखा गया है? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। इसके बाद वर्ल्ड लेक डे, पहली बार इसको मनाया जा रहा है इंटरनेशनली, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इसका थीम क्या रखा गया है? लेक, द लाइफ ब्लड ऑफ आवर प्लेनेट। 2025 में इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेंस है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे। इसको हम लोग मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के बर्थडे के रूप में, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। थीम क्या है? 1 घंटा खेल के मैदान में। इसके बाद स्मॉल इंडस्ट्रीज डे। हम लोग भारत के अंदर एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए, एमएसएमई को सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन डिसाइड किया है। उस दिन का क्या नाम है? 30 अगस्त। 30 अगस्त। ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डे के नाम से हम लोग मना रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, यानी ग्लोबल लेवल पे जो हम लोग एमएसएमई डे मनाते हैं, वो 27 जून के अंदर मना रहे हैं। ठीक है। 27 जून के अंदर मना रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा इंपॉर्टेंट डेज। याद रखिएगा जो भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, रट के जाइएगा। अपॉइंटमेंट्स का बात करते हैं, तो राजीव रंजन को चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया गया है और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। इसके बाद फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल जो है, उनको आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोस्ट दिया गया है अगले 3 सालों के लिए। शिबू सोरेन, जो कि झारखंड को बनने में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले किए थे, उनका निधन हो गया है। साथ में एक और फेमस पर्सनैलिटी का निधन हुआ है, अच्युत पोद्दार। 3 इडियट्स में ये थे और 3 इडियट्स में इन्होंने कहा था कि कहना क्या चाहते हो, वो है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, इंडिया के अंदर जो जिसका हेडक्वार्टर था, उसको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर कर दिया गया है और वो लीगल एंटिटी बन गया है फ्रॉम 23 जनवरी 2025। ठीक है। इसके अंदर हम लोग 7 बिग कैट्स को कंजर्व करने के लिए फोकस करते हैं। वो कौन सा 7 बिग कैट्स है? टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 2023 में पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है कि कार्बन क्रेडिट को ओवरसी करने के लिए ग्लोबल लेवल पे यूएनएफसीसी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और यूएनएफसीसी ने कहा है कि हर देश में कार्बन क्रेडिट को ओवरसी करने के लिए एक अथॉरिटी बनना चाहिए, जिसका नाम रहेगा नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। तो इंडिया ने बना लिया है नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। यहाँ पर 21 मेंबर का ये अथॉरिटी है। ठीक है, एक मिनट दो। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, सुरु फेस्टिवल लद्दाख में मनाया गया, पहली बार मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सुरु फेस्टिवल शुरू ही शुरू हो गया है, कहां पर? लद्दाख में। इसके बाद इंडिया का पहला ड्रोन एआई पावर्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट हुआ है जयपुर में। तो पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट में ये हो रहा था। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले जो होता था ना, सीडिंग मटेरियल जो है जिसकी मदद से आर्टिफिशियल रेन होता है, उसको हम लोग क्लाउड के अंदर डालते थे। तो एरोप्लेन की मदद से डालते थे या फिर एयरक्राफ्ट की मदद से डालते थे। अभी वो चीज जो है वो ड्रोन की मदद से होगा और एआई के थ्रू हम लोग देख पाएंगे कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर हम लोग सीडिंग मटेरियल डालेंगे तो अच्छे से बारिश हो पाएगा। ठीक है, अभी अभी भी बारिश हो रहा है बाहर में। सिक्किम ने लॉन्च किया है नारी अदालत। ठीक है, पहले अम्मा सम्मान दिवस के अंदर सिक्किम ने पहला अम्मा सम्मान दिवस मनाया है 10 अगस्त को। तो उसी दिन नारी अदालत करके लॉन्च किया है। यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनके लिए कोड बनाया है जहां पर इनफॉर्मल जस्टिस मिलेगा। ठीक है। इसके बाद कलेश्वरम
लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि तेलंगाना में है, उसको स्कैग ने इकोनॉमिकली अनवायबल कंसिडर कर दिया है। और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने कहा है कि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो है ना लेस देन 1, इसका मतलब जितना बेनिफिट नहीं हो रहा है उतना ज्यादा कॉस्ट है। कलेश्वरम नाम में ही कलेसी है, तो कलेश तो करेगा ही। तो कलेसी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि तेलंगाना में है, वो का उसको याद रखिएगा आप, ठीक है। केरला जो है वो इंडिया का पहला डिजिटली लिटरेट स्टेट हो गया है। बहुत बोला था ना केरला सर 100% लिटरेसी सर, तो डिजिटली लिटरेट भी सिटी बन गया है, स्टेट बन गया है केरला। इसके बाद सीआईएसएफ जो है, इन्होंने फर्स्ट ऑल वुमेन कमांडो यूनिट सेटअप किया है टू बूस्ट जेंडर पैरिटी। इंडियन एयरफोर्स ने अपना एक आइकॉनिक मिग 21 फाइटर जेट को मतलब रिटायर कर दिया है। 60 साल से ज्यादा के लिए ये ऑपरेशन में था। इसको बनाया कौन था? सोवियत यूनियन, रशिया। इसके बाद नासा ने सूर्या एआई चालू किया है। सूर्या जो है एक एआई मॉडल है जो कि प्रेडिक्ट करेगा कि स्पेस वेदर किस तरह से चेंज होगा या फिर क्या होने वाला है। इसको बनाया गया है इन कोलैबोरेशन विद आईबीएम, ठीक है। एनआईटी कैलिकट जो है, ये इंडिया का पहला आई स्टेम कैटलिस्ट सेंटर बन गया है, जहां पर जो हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग मशीन्स है उसका इस्तेमाल कर पाएगा कोई भी कैटलिस्ट, सॉरी, कोई भी स्टार्टअप्स और कोई भी क्या बोलते हैं पीएचडी रिसर्चर्स। देखो मोस्टली क्या होता है, जो रिसर्चर होता है उसके बाद जो स्टूडेंट्स होता है, इन लोगों को ना कोई सामान टेस्ट करने के लिए, कोई प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए ही महंगा महंगा मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो मशीन जो है वो खरीद नहीं पाता है क्योंकि 10 करोड़ 20 करोड़ उसका दाम रहता है। तो छोटा सा सामान को हम लोग टेस्ट करने के लिए तो खरीदेंगे नहीं। इसीलिए जो एनआईटी कैलिकट है, ये सारा इक्विपमेंट खरीद करके लेकर के आएगा और बुक करने के लिए अवेलेबल करवाएगा। तो बाकी लोग जो है वो बुक कर पाएगा एनआईटी कैलिकट में और जा करके रिसर्च कर पाएगा। तो ये एक तरह का ना आई स्टेम कैटलिस्ट सेंटर बन गया। आई स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आरबीआई जो है वो मर्जर अप्रूव कर दिया है ऑफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक विद सारस्वत बैंक। याद रखिएगा, सारस्वत बैंक और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मिलकर के मर्जर किया है, ठीक। इसके बाद केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइज जो है, ये पहला मिसलेनियस एनबीएफसी है जिन्होंने 1 लाख करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर लिया है। इसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है रेमिट फर्स्ट टू इंडिया। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर जो एनआरआई है ना वो रेमिटेंस भेज सकेगा इंडिया वालों को, बहुत आसानी से भेज सकेगा। मोबाइल ऐप के अंदर लॉगिन करेगा और वहां से सीधा ट्रांजेक्शन कर पाएगा। तो ये कौन सा बैंक है जिसने ये लॉन्च किया है? रेमिट फर्स्ट टू इंडिया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसके बाद एक्सिस बैंक है जिन्होंने लॉक एफडी फीचर लेकर के आया है। इसमें आप अपना एफडी को लॉक कर सकते हैं ताकि डिजिटली आप एफडी को विड्रॉ ही नहीं कर पाए। जब भी आपको एफडी विड्रॉ करना पड़ेगा तो आपको बैंक जा करके इन पर्सन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इसके बाद 1 अगस्त से यूपीआई में बहुत सारा नया रूल्स आया है, उसको आप देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेना। पहला बात ये कि अवेलेबल बैलेंस आपको दिखेगा हर ट्रांजेक्शन के बाद। दूसरा कि जब आप अकाउंट को देखने जाओगे, व्यू अकाउंट करोगे, तो पर डे में 25 टाइम्स पर ऐप आपको शो होगा। साथ में जो ऑटो पे मैंडेट होता है वो ऑफ टाइम या फिर नॉन पीक टाइम पे ही एग्जीक्यूट होगा। ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक जो है वो आप 3 टाइम ही कर पाएंगे विद द गैप ऑफ 90 सेकंड्स। और बैंक बैलेंस चेक करना है तो दिन में आप 50 बार ही देख सकते हैं, तो मैंने करा ही दिया आपको। इसके बाद है आईईपीएफ अथॉरिटी जो है वो सक्षम निवेशक कैंपेन चला रहा है। ये 100 दिन का कैंपेन है जहां पर अवेयरनेस को बढ़ाया जाएगा कि अनक्लेम डिविडेंड क्या होता है। अगर अनक्लेम डिविडेंड आप नहीं लेते हैं या फिर शेयर्स को भी क्लेम नहीं करते हैं तो वो वापस से आईपीईएफ अथॉरिटी के पास चला जाता है। तो अगर आईपीईएफ अथॉरिटी के पास चला गया है तो वापस आपको क्लेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पूरा अवेयरनेस फैलाता है आईपीईएफ अथॉरिटी, यानी इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, ठीक है। ये बात था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रिवाइज इनकम टैक्स बिल आया है जो कि 1961 इनकम टैक्स बिल को हटा देगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 था ना, उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा इनकम टैक्स बिल। ये जो नया आया है ये कब से एप्लीकेबल होने वाला है? 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होने वाला है। ये जो टैक्स बिल है सिंपल प्रिंसिपल्स पे है। सिंपल का फुल फॉर्म है स्ट्रीमलाइन इंटीग्रेटेड मिनिमाइज लिटिगेशन प्रैक्टिकल ट्रांसपेरेंट लर्न एंड अडैप्ट एंड एफिशिएंट। यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस कम हुए हैं। पहले 819 सेक्शन हुआ करता था, उसको कम करके कर दिया गया है 536 सेक्शन। अब यहाँ पर सिर्फ एक टैक्स ईयर होगा, कोई भी प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर नहीं होगा। 12 लाख का एग्जाम्पशन अभी भी है, याद रखिएगा 12 लाख का एग्जाम्पशन। इसके बाद टीडीएस रिफंड। अभी आप मान लो कि आईटीआर लेट से भी फाइल करोगे तो भी आपको टीडीएस का रिफंड मिल जाएगा। पेंशन पैरिटी, इसके अंदर जो है यूनाइटेड पेंशन स्कीम और जो न्यू पेंशन स्कीम है इसका सेम
टैक्स ट्रीटमेंट होगा। इसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो रिप्लेस करने वाला है यूजीसी को, आईसी एआईसीटीई को और एनसीटीई को। देखो यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी को अप्रूवल देता है, यूनिवर्सिटी को गाइड करता है, यूनिवर्सिटी के लिए स्टैंडर्ड्स बनाता है। एआईसीटीई जो है ये जो भी टेक्निकल एजुकेशन होता है जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, फार्मेसी हो गया, तो ये सब के लिए जो रूल्स बनाता है, रेगुलेट करता है, रेगुलेटर कौन है? एआईसीटीई। एनसीटीई जो है ना वो टीचर ट्रेनिंग को रेगुलेट करता है, जैसे कि एमएड, बीएड, इन लोगों को रेगुलेट करता है। तो अब ये जो तीनों बॉडी मिल करके हो जाएगा हैकी। इन लोगों का हैकड़ी निकल गया है, हैकी बन गया, हैकी, हाई एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फॉर्मेशन ऑफ हैकी। ठीक है, इसके बाद एम एस स्वामीनाथन जो है इसका सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यानी कि एम एस स्वामीनाथन जो है वो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है इंडिया के अंदर, और 7 अगस्त को इनका बर्थडे है, 100वां बर्थडे होने वाला है। तो एक कॉन्फ्रेंस भी किया जा रहा है, एम एस स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। इसका थीम रखा गया है एवरग्रीन रिवोल्यूशन, द पाथवे टू बायो। ठीक है, एक अवार्ड भी स्टार्ट किया गया है एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा और वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। उसका नाम क्या है? एम एस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। पहला अवार्ड किसको मिला है? प्रोफेसर एडनले ऑफ नाइजीरिया, इनको मिला है। ठीक है, इसके बाद पहली बार बिम्स्टेक का ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला है न्यू दिल्ली के अंदर। इसका नाम क्या है? सप्तसुर, क्योंकि 7 कंट्री होता है बिम्स्टेक के अंदर, इसीलिए सप्तसुर कहलाया है। सप्तसुर, 7 नेशन 1 मेलोडी। ठीक है, 1997 में बिम्स्टेक बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका। ठीक है, ढका ढका, ढक दिया इसको। ठीक है, मेंबर 7 कंट्रीज हैं, इसको याद कर लीजिएगा। हम इसको बोल रहे हैं भंग भुष्टिंग। ठीक है, भंग भुष्टिंग। ठीक है, भुष्टिंग, भुष्टिन और भुष्टिन, ऐसे जो भी बोल लो। ठीक है, तो बंग से हो गया बांग्लादेश, भू से हो गया भूटान, एस से हो गया आपका श्रीलंका, टी से थाईलैंड, आई से इंडिया, एन से नेपाल और एम से म्यांमार। ठीक है, बंग भुष्टिन ऐसे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद मेड इन इंडिया लेबल स्कीम आया है। इसके अंदर अगर आप मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं और जो भी प्रोडक्ट वैल्यू है उस वैल्यू का अगर 50% भी आपने इंडिया में बनाया है तो आप वहां पर मेक इन इंडिया लेबल लगा सकते हैं। मेक इन इंडिया लेबल के साथ एक क्यूआर भी जाएगा, उस क्यूआर को अगर आप स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि कहाँ पर ये बना है, वैलिडिटी क्या है, प्रोडक्ट का डिटेल्स क्या है। अभी फिलहाल के लिए इसमें 995 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है पहला 3 साल के लिए, फिर बाद में ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा। इसके बाद बायो 3 ई चैलेंज चालू हुआ है, जहां पर जो भी स्टूडेंट्स है 6 से 12 सालों, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उन लोग को हम लोग इंकरेज कर रहे हैं कि तुम लोग माइक्रोब्स पे काम करो, मॉलिक्यूल्स पे काम करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक स्टार्टअप ऐसा है जो कि माइक्रोब्स पे काम करके ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, ऐसा माइक्रोब बना दिया है जो माइक्रोब जो है वो प्लास्टिक खा लेता है या फिर कचरा खा लेता है। ठीक है, और वो हवा दे देता है, पर अगर मान लो कैसे कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो उस तरह के लिए हम लोग एक चैलेंज लॉन्च किए हैं। इस चैलेंज में हम लोग हर मंथ में 10 विनर को चुनते हैं, उसको 1 लाख रुपए देते हैं, साथ में 100 इनोवेटर्स को हम लोग 25 लाख रुपए तक का फंडिंग भी देंगे। इसके बाद आदिवानी आया है। आदिवानी का मतलब कि आदिवासी का वाणी को ट्रांसलेट करना है। आदिवासी का वाणी मतलब कि जो ट्राइबल लोग हैं उनका जो भी लैंग्वेज होता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए एआई ट्रांसलेटर आया है, एआई ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये इंडिया का फर्स्ट एआई पावर ट्रांसलेटर है फॉर ट्राइबल लैंग्वेज। डेवलप किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी दिल्ली, बुट्स पिलानी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी नवा रायपुर, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनिशियल कौन कौन सा लैंग्वेज इसके अंदर है? संथाली, बिली, मुंडरी और गोंडी। संथाली फ्रॉम उड़ीसा और झारखंड से मुंडरी, एमपी से बिली और गोंडी से छत्तीसगढ़, गोंडी से छत्तीसगढ़ से। अन्न चक्र सप्लाई चेन टूल आया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि बताता है कि कितना इजीली और कितना शॉर्ट तरीके से आप जो सामान है फूड ग्रेन से उसको मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि 5 जगह जाना है तो ये टूल आपको बताएगा कि कौन सी जगह में पहले जाना चाहिए फिर दूसरा जगह जाना चाहिए। इससे क्या होगा? रूट ऑप्टिमाइजेशन होगा। आपको ये मालूम चलेगा कि कौन सा रूट सबसे अच्छा है और कम समय उसमें लगेगा, कम फ्यूल लगेगा, तो फ्यूल भी बचेगा और कम समय भी लगेगा। गाड़ी कम चलेगा तो कॉस्ट भी कम आएगा क्योंकि पेट्रोल कम खर्चा लग रहा है। 250 करोड़ एनुअली हम लोग बचा लेंगे, साथ में क्लाइमेट भी खराब कम होगा क्योंकि ज्यादा चलाएंगे नहीं गाड़ी, है ना। इसके बाद ऑनलाइन गेमिंग बिल आया है जिसमें हम लोग ई स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं और जो हार्मफुल मनी बेस्ड गेम्स होता है उसको बैन कर रहे हैं, जैसे मनी ड्रीम 11, उसके बाद फिर ये सब में पैसा लगता था, जैसे जो हार्मफुल मनी बेस्ड गेम था उसको हम लोग बैन किए हैं। तो बैन किए हैं एनी ऑनलाइन गेम विद रियल मनी। पेनल्टीज लग रहा है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं
यानी जो कंपनी है एक्चुअली में, उसको 3 साल का जेल मिलेगा अगर वो काम करता है तो, और 1 करोड़ का फाइन भी मिल सकता है। प्रमोटर या फिर इन्फ्लुएंसर जो है, प्रमोटर का मतलब जो मालिक है, इन्फ्लुएंसर मतलब जो ऐड कर रहा है, उसको 2 करोड़ का 2 साल का जेल हो सकता है, 50 लाख का फाइन हो सकता है। रिपीटेड अफेंडर्स, बार बार करोगे तो 5 साल का जेल हो सकता है, या फिर 2 करोड़ का फाइन भी हो सकता है। बैंक या फिर पेमेंट प्लेटफॉर्म रहेगा और वो भी इस तरह का गेम्स को हेल्प कर रहा है, तो उसको भी सिमिलर पेनल्टीज झेलना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन बजट 2025 में रिलीज किए थे। ये 6 साल के लिए चलने वाला है, FY25 लेकर के 31 तक। क्या फीचर है इसके अंदर? इसके अंदर हम लोग एक्सपोर्ट क्रेडिट का फैसिलिटी दे रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग करवा रहे हैं, तो उसका सपोर्ट दे रहे हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स को हम लोग हैंडल करवा रहे हैं और एमएसएमई को हेल्प कर रहे हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए हम लोग कितना आउटले सेट किए हैं? 25,000 करोड़ रुपए। ठीक है, किसके द्वारा लीड करेगा ये मिशन? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ड्रिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सब स्कीम इसके अंदर है। जो 25,000 करोड़ रुपए हम लोग लगा रहे हैं, 10,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा निर्यात प्रोत्साहन में और 14,500 रुपया खर्चा होगा निर्यात दिशा के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल न्यूज को देखते हैं। तो मोल्डोवा जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर हम लोग का 107 मेंबर बन गया है। इसके बाद इंडिया जो है वो 38 बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर के अंदर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में ज्वाइन करने वाला है। ठीक है, WHO जो है वो कीनिया को फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस डिक्लेयर कर दिया है, इसके जो कि इसकी वजह से ये 10th कंट्री बन गया है टू रीच द क्रिटिकल माइलस्टोन। इंपॉर्टेंट है। टाइफून पोडुल, ये कहां पर आया है? ताइवान में। टाई टाई पोडू, टाई टाई पोडू, ऐसे कर लो। हाँ, ताइवान में पोडुल आया है, तो बहुत सारा फ्लाइट कैंसिल हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि टाइफून पोडुल कहां पर आया? ताइवान में बोल सकते हो आप। नेपाल जो है वो फ्री ऑफ रूबेला हो गया है, यानी रूबेला नाम का जो बीमारी है वो यहाँ पर है ही नहीं, ऐसा कहना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। मेकिंग इट अ फर्स्ट कंट्री, ये पहला कंट्री बन गया है इन WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन टू अचीव दिस माइलस्टोन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। तो कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ये चार्ज नहीं लगने वाला है, जो ड्यूटी फ्री हो रहा है? एक फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट पूछ सकता है। इसके बाद पीएम मोदी ने ऑस्पिशियस डरूमाडोल एक्सेप्ट किया है फ्रॉम जापान पीएम। जापान का जो पीएम है डरूमाडोल दिए हैं। डरूमाडोल का मतलब होता है सिंबल ऑफ गुड लक। इसके बाद 3rd UN कॉन्फ्रेंस हुआ है ऑन लैंड लॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पर थीम रखा गया है ड्राइविंग प्रोग्रेस थ्रू पार्टनरशिप। ये हर 10 साल में एक बार होता है। यहाँ पर 32 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल एफर्ट्स टू ब्रिज दिस डेवलपमेंट गैप्स। तो अगले 10 सालों के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन को अडॉप्ट किया है, उसका नाम है आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्पोर्ट्स का न्यूज को। तो स्पोर्ट्स का न्यूज में एक मिनट दो। स्पोर्ट्स का न्यूज में सबसे पहले देखते हैं, डेविड वार्नर ने विराट कोहली को पीछे कर दिया है और बन गया है टॉप 5 रन गेटर इन T20 क्रिकेट। ठीक है, डेविड वार्नर कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का है। चलो, T20 क्रिकेट में 5वां नंबर में विराट कोहली था, उसको नीचे करके डेविड वार्नर आ गया है। तो नंबर 1 पे कौन है? क्रिस गेल है नंबर 1 पे। डेविड वार्नर कितना रन बनाया था? 13,545 और विराट कोहली कितना रन बनाया है? 13,543। इसके बाद फॉर्मर इंडियन स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। इनका एक बुक था, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। इसको लिखा गया है रविचंद्रन अश्विन के द्वारा और सिद्धार्थ मोंगा के द्वारा। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इसके बाद वीनस विलियम्स जो है वो यूएस ओपन में खेलने वाली सबसे बड़ी खिलाड़ी बन गई है इन मोर देन 40 ईयर्स, यानी पिछले 40 सालों में सबसे ओल्डेस्ट है ये वीनस विलियम्स। इसके बाद फाइड वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, गोवा के अंदर होस्ट होने वाला है। इंडिया जो है वो सेकंड टाइम फाइड वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है। लास्ट टाइम जो है 2002 में वर्ल्ड कप हुआ था हैदराबाद के अंदर, जहां पर विश्वनाथन आनंद जो है वो चैंपियन बने थे। अब देखो कौन बनता है ना। इसके बाद 6 टाइम्स मोटो जीपी चैंपियन मार्किस जो है वो ऑस्ट्रेलियन जीपी के अंदर जीते हैं फर्स्ट टाइम। इसके बाद इंडिया के जो अन्नू रानी है वो गोल्ड जीते हैं वुमेन्स जेवलिन थ्रो के अंदर एट इंटरनेशनल विल्सलॉ मैनियक मेमोरियल 2025 इन पोलैंड। इंडिया की वेदिका भंसाली जो कि सिर्फ 9 साल की है, उन्होंने गोल्फ में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। कहां पर? यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। इसके बाद नेहरू ट्रॉफी का मैस्कॉट डिसाइड किया गया है, उसका नाम है ड्रोंगो कक्का थामपुरट्टी, कक्का थमपुरट्टी। ठीक है, इसके बाद मैग्नस कार्लसन जो है वो फर्स्ट एवर चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में जीते हैं नंबर 1 पे।
और वो रिप्रेजेंट कर रहे थे टीम लिक्विड को। इन्होंने हराया है टीम फाल्कन के अलीरिजा फिरोजा को। इसके बाद सौरव गांगुली को प्रिटोरिया कैपिटल का हेड कोच अपॉइंट किया गया है। प्रिटोरिया कैपिटल जो है वो साउथ अफ्रीका लीग का एक टीम है। इसके बाद इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 5th बिगेस्ट एविएशन मार्केट हो गया 2024 में। इसके बाद अगर वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट का बात करें तो एयरपोर्ट पेयर्स जहां पर मैक्सिमम बिजीनेस है, बिजी है, तो मुंबई दिल्ली जो है वो 7 नंबर पे आता है। टॉप 4 बिगेस्ट एविएशन मार्केट्स कौन कौन सा है? पहला नंबर पे आता है यूएस, फिर आता है चाइना, फिर यूके, फिर स्पेन। इसके बाद है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर ना हम लोग पूरे दुनिया का सिटीज को इवेल्युएट करते हैं कि कौन सा सिटी एआई को लेकर के अच्छा काम कर रहा है, एआई को लेकर इनोवेशन दिखा रहा है, एआई को लेकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एआई को लेकर के रेडी है, एआई का कैपेसिटी को लेकर के रेडी है। तो इसमें बेंगलुरु जो है 26 नंबर पे आया है। ये बड़ा बात है हमारे लिए, ठीक है, 26 नंबर पे आया है। इंडिया का टॉप एआई सिटी बन गया है जो कि स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप एंड डेटा इकोसिस्टम के साथ है, इसीलिए आया है 26 नंबर पे। पहला सिटी कौन है? पहला 5 सिटी कौन कौन सा है? सिंगापुर, सियोल, बीजिंग, दुबई और सैन फ्रांसिस्को। इसके बाद टेलीकॉम रेगुलेटर जो है ट्राई, इन्होंने प्रॉपर्टी रेटिंग फ्रेमवर्क बनाया है वो डिजिटल कनेक्टिविटी। मतलब कि ट्राई जो है, जो भी अपार्टमेंट बनता है ना, अपार्टमेंट बन रहा है, बिल्डिंग्स बन रहा है, तो वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग वहां पर रेटिंग दे रहे हैं, 5 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग। अगर मान लो कि बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है, वहां पर 5G कनेक्शन पकड़ता है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है, तो ऐसा बिल्डिंग को हम लोग 5G रेटिंग देंगे। ये जो रेटिंग सिस्टम है ये वॉलंटरी है, ले भी सकते हो, नहीं ले सकते हो। अगर कोई लेगा तो उसका प्रॉपर्टी दाम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क लेकर के आया है ट्राई। इसको असेस कौन करेगा कि 5G है कि नहीं है, 4G है कि नहीं है, ब्रॉडबैंड स्पीड है कि नहीं है, वाईफाई कवरेज है कि नहीं है, कौन चेक करेगा? तो DCRA चेक करेगा, डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी चेक करेगा, ठीक। इसके बाद 2025 का हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली लिस्ट चालू हुआ है, जारी किया गया है। तो इसमें जो है ना, नंबर 1 पे है अंबानी फैमिली, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पे है बजाज फैमिली, नंबर 3 पे है कुमार मंगलम फैमिली, और 4th नंबर पे जिंदल फैमिली, और 5वां नंबर पे आया है महिंद्रा फैमिली। क्वेश्चन यहाँ पर सकता है कि 5वां नंबर पे कौन है और पहला नंबर पे कौन है। इसके बाद यूडाइस प्लस रिपोर्ट आया है। यूडाइस प्लस रिपोर्ट क्या है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या किया है, यूडाइस नाम का एक सिस्टम बिठाया है। यूडाइस का मतलब होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन किस तरीके से हो रहा है उसका एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो कि हम लोग अलग अलग जगह में लगा करके रखे हैं, जो कि ये चेक करता है कि कितना कहां पर कवरेज हो रहा है, कितना टीचर्स है, और कितने बच्चों पे कितने टीचर्स है। मान लो कि 10 बच्चों पे एक टीचर है, 50 बच्चों पे एक टीचर है, मतलब कैसा टीचर है वो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम यूडाइस प्लस रिपोर्ट के अनुसार से फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया क्रॉस किया है 1 करोड़ टीचर इन एन एकेडमिक ईयर, यानी एक एकेडमिक ईयर में टीचर्स का संख्या बहुत बढ़ गया है, 1 करोड़ हो गया है। सोर्स क्या है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यूडाइस प्लस, ठीक है। प्यूपिल टीचर रेशियो क्या है? ये इंप्रूव हुआ है। एनईपी टारगेट क्या था कि हर 30 बच्चों पे एक हमारा टीचर होना चाहिए, लेकिन फाउंडेशन लेवल पे हर 10 बच्चों पे एक टीचर है, प्रिपरेटरी लेवल पे हर 13 बच्चों पे एक टीचर है, मिडिल क्लास लेवल पे हर 13 बच्चों पे एक टीचर है, और सेकेंडरी पे हर 21 बच्चों पे एक टीचर है। तो ये बहुत इंप्रूव हुआ है। इसके बाद नारी 2025 रिपोर्ट आया है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑफ वुमेन सेफ्टी। तो वुमेन का सेफ्टी को लेकर के हम लोग अलग अलग सिटी को रैंकिंग दिया। कौन किया है ये वाला रिपोर्ट? कौन जारी किया है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। सेफेस्ट सिटी कौन कौन सा है? कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, ऐजवाल, गैंगटॉक, ईटानगर, मुंबई। लिस्ट सेफेस्ट सिटी कौन कौन सा है? पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, रांची। इसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड फूड कमोडिटी प्राइसेस है ना, वो बढ़ा है जुलाई के अंदर, पिछले 2 सालों में हाईएस्ट गया है जुलाई के अंदर वर्ल्ड फूड कमोडिटी प्राइसेस। ये जो वर्ल्ड फूड कमोडिटी प्राइसेस है ना, ये हर मंथ में आता है एफएओ के द्वारा, जिसको हम लोग फूड प्राइस इंडेक्स बोल रहे हैं। एक तरह से ये फूड इन्फ्लेशन को मापने का जरिया है। एफएओ क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, इसीलिए इसका ज्यादा नाम है। तो ये 5 कमोडिटी प्रोडक्ट्स को देखता है और उसके बेसिस पे ही ये फूड प्राइस इंडेक्स निकालता है। तो जो 5 ग्रुप प्राइस है वो कौन कौन सा है, 5 कमोडिटी कौन कौन सा है? तो सीरियल,
वेजिटेबल, डेयरी, मीट एंड शुगर। बेस ईयर कौन सा है जिस पे बेस करके ये एफपीआई निकाल रहे हैं, फूड प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं? 2014 से लेकर 16, याद रखिएगा इसको, ठीक। इसके बाद स्मार्ट सिटी इंडेक्स से बात करते हैं। इसको रिलीज किया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसके अनुसार से कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी क्या होता है? ऐसा अर्बन सेटिंग होता है जो कि टेक्नोलॉजी का मदद से अर्बनाइजेशन का बेनिफिट को बढ़ाता है और अर्बनाइजेशन का ड्रॉबैक को कमाता है, ठीक है। स्मार्ट सिटी का हम लोग रैंकिंग किए हैं बेस्ड ऑन 5 पैरामीटर: हेल्थ एंड सेफ्टी, मोबिलिटी, एक्टिविटीज, अपॉर्चुनिटीज एंड गवर्नेंस। इसके अंदर नंबर 1 पे है सिंगापुर का जुरिक, ठीक है। इसके बाद इंडिया का 4 गो यहाँ पर है सिटी: दिल्ली 104 रैंक पे, मुंबई 106 रैंक पे, हैदराबाद 109 रैंक पे, बेंगलुरु 110 रैंक पे, ठीक है। रेटिंग दिया हुआ, रेटिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक। 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जा रहा है। इसका थीम रखा गया था पावर ऑफ चैरिटी इन ग्लोबल सॉलिडारिटी। इस दिन को हम लोग मना रहे हैं मदर टेरेसा का डेथ एनिवर्सरी के रूप में, ठीक है। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया। इसका थीम था प्रमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एरा। 10 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मना रहे हैं। 10 एक आदमी शून्य हो गया तो 1 और 0 10 हो गया, है ना। तो ये जो 10 है इसको हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, एक आदमी शून्य ना होने पाए, ठीक है। इसके बाद 15 सितंबर को हम लोग इंजीनियर्स डे मना रहे हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, जो कि भारत रत्न अवार्डी थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके बर्थ एनिवर्सरी पे। इसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये 15 सितंबर को मनाया गया। इसका थीम रखा गया अचीविंग ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। इसके बाद 18 सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया गया, जहां पर जेंडर पे गैप के बारे में हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसके बाद 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया गया। इसमें हम लोग थीम रखे हैं एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। 23 सितंबर को हम लोग नेशनल आयुर्वेदा डे मना रहे हैं। ये पहली बार हम लोग मना रहे हैं, इससे पहले हम लोग धनतेरस में नेशनल आयुर्वेदा डे मनाते थे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसका थीम क्या है? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, ठीक है। फिर 26 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे मना रहे हैं। इसका थीम रखे हैं क्लीन एयर हेल्दी पीपल। इसके बाद देखते हैं अपॉइंटमेंट्स। सुशीला कर्की, इनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है नेपाल का, ठीक है। अभी नेपाल के वाइस प्रेसिडेंट है रामवरण यादव, ठीक है। और नेपाल की पहली वुमेन पीएम बन गई है ये सुशीला कर्की, ठीक है। रामायण जितना मुझे याद है वहां पर सीता जी जो है ना, सीता जी ने ये कहा था कि नेपाल में कोई भी महिला राजा नहीं बन सकता है, महिला रानी नहीं बन सकती है, लेकिन सुशीला कर्की बन गई है। साउंड ऐसा आ रहा है ना कि कैकई है ना, ऐसा साउंड आ रहा है। सुशीला कैकई जो बन गई है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नेपाल की, और वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है? रामवरण यादव, ठीक है। इसके बाद अल्बेनिया नाम का एक कंट्री है जिन्होंने वर्ल्ड का पहला एआई जनरेटेड मिनिस्टर बनाया है, नाम है डेलिया, ठीक है। तो ये जो डायला है, डायला डिजिटल मिनिस्टर बन गई है अल्बेनिया की, ठीक है। अल्बेनिया का कैपिटल तिराना है और करेंसी लाख है, ठीक है। इस पर डेनियल कैट जो है उसको फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है आईएमएफ का। मिथुन मनहास ये जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं बीसीसीआई के। ये पहले ऐसे क्रिकेटर है जो कि प्रेसिडेंट बन गए हैं बीसीसीआई के, लेकिन ये अनकैप्ड खिलाड़ी है, यानी कि एक बार भी ये इंटरनेशनल मैच खेले नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कौन कौन से क्रिकेटर हैं जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने थे? सौरव गांगुली, रॉजर बिन्नी, अब ये तीसरे हैं मिथुन मनहास, ठीक है। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स में द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, इस बुक को लिखा है किरण देसाई ने। एंड दूसरा बुक है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, इसको लिखा है फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। इसका ऑबिचुरी का बात करते हैं तो बांग्लादेशी फोक लेजेंड और सिंगर फरीदा परवीन, इनका निधन हो गया है 70 की उम्र में, ठीक है। साथ में अरमानी के जो सीईओ थे जियोर्जियो अरमानी, इनका भी निधन हो गया है 91 ईयर्स की एज में, ठीक है। इसके बाद अवार्ड का बात करते हैं। अभी 2025 का रोमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। इसमें से इंडिया का जो एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स, इनको अवार्ड मिला है। तो इंडिया का जो एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स नाम से, ये लोग जो है अनप्रिविलेज गर्ल्स को एजुकेट करते थे, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला है। इट इज द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू बी ऑनर्ड विद दिस अवार्ड, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। एजुकेट गर्ल्स नाम का एनजीओ ने जीता है 2025 रोमन मैग्सेसे अवार्ड। ये अवार्ड हम लोग देते हैं
अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है सोसाइटी के लिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेकर के आता है, विजनरी लीडरशिप शो करता है, करेजियस सर्विस देता है लोगों को, ठीक है। इसके बाद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड हम लोगों ने देखा, जहां पर 130 सिटीज में कंडक्ट कराया गया था ये अवार्ड, और इसके अंदर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के अंदर अवार्ड दिया गया। कैटेगरी 1 में ऐसे जगह आए जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा का है, कैटेगरी 2 में ऐसा जगह आया जिसका पॉपुलेशन 3 से 10 लाख के बीच में है, और कैटेगरी 3 में ऐसा सिटीज आया जिसका पॉपुलेशन 3 लाख से कम का है। तो कैटेगरी 1 में जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, वहां पर इंदौर नंबर 1 पे सिक्योर किया, नंबर 1 रैंक, नंबर 2 पे जबलपुर, नंबर 3 पे आगरा एंड सूरत। इसके बाद कैटेगरी 2 में नंबर 1 पे आया अमरावती फ्रॉम महाराष्ट्र, नंबर 2 पे आया झांसी एंड मुरादाबाद, नंबर 3 पे आया अलवर। मुरादाबाद का एक बार हम बिरयानी खाए थे, हमको उतना अच्छा नहीं लगा। हमको बिरयानी अच्छा लगता है लखनवी बिरयानी, और दूसरा कोलकाता बिरयानी, ये दो ही बिरयानी हमको अच्छा लगता है जिसमें आलू रहता है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 3 में देवास नंबर 1 पे आया, परवाणु नंबर 2 पे आया और अंगुल नंबर 3 पे आया। याद रखिएगा ये इंदौर, जबलपुर और आगरा एंड सूरत, ठीक है। इसके बाद अंबेडकर नेशनल मेरिट अवार्ड सेरेमनी हुआ, ठीक है। इसमें जो एससी और एसटी स्टूडेंट है जिन्होंने क्लास 10 क्लास 12 में बहुत अच्छा नंबर लाया है, तो उनको हम लोग अवार्ड दे रहे हैं, कैश अवार्ड दे रहे हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आया है तो 60,000 रुपये उसको मिलेगा, ये वन टाइम मिलने वाला है। अगर कोई स्टूडेंट सेकंड हाईएस्ट रैंक लाया है तो उसमें 50,000 रुपये मिलेगा। अगर थर्ड हाईएस्ट मार्क्स लाया है 40,000 रुपये मिलेगा। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में कोई वुमेन नहीं आ पाए, कोई गर्ल्स नहीं आ पाए, तो गर्ल्स तो कहीं ना कहीं टॉप करेंगे ना, तो जो भी टॉप करी होगी गर्ल्स के अंदर उनको भी 60,000 का अवार्ड मिलेगा, ठीक है। फिर ओवेन कूपर जो है वो 15 ईयर्स की उम्र में यंगेस्ट एवर मेल बन गए हैं जिन्होंने एमी अवार्ड जीता है फॉर हिज नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज एडोलसेंस, ठीक है। इसके बाद इंडियन फिल्म मेकर अनुपर्णा रॉय हैं जिन्होंने 82nd वेनाइस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है फॉर हर फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगटन ट्रीज, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश को बेस्ट स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है फॉर सिल्क डेवलपमेंट, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का एक प्रोग्राम है मेरा रेशम मेरा अभिमान, इसके अंदर सिल्क कल्टीवेशन होता है, इसीलिए आंध्र प्रदेश को बेस्ट स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है फॉर सिल्क डेवलपमेंट। इसके बाद नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स, इसके अंदर जो भी इन्फ्लुएंसर है या फिर कंटेंट क्रिएटर है जिसका 10,000 फॉलोवर या फिर उससे ज्यादा फॉलोवर है एनी मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर, और वो जो है 90 सेकंड के अंदर का रील्स बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, जहां पर वो अवेयरनेस फैला रहे हैं कि एनर्जी सेव करो, एसी को 24 डिग्री सेल्सियस में रखो, 5 स्टार अप्लायंसेस ही खरीदो ताकि सेविंग ज्यादा हो सके, एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग को यूज करो। तो ये सब काम अगर करता है ऐसा कंटेंट क्रिएटर या फिर इन्फ्लुएंसर जिसका 10 के फॉलोवर या फिर उससे ज्यादा है, तो उस केस में उसको अवार्ड मिलेगा सरकार के द्वारा। उस अवार्ड का नाम बोला है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, ठीक है। साथ में नीरज घायवान का होम बाउंड नाम का जो फिल्म है, इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा गया है, ठीक है, टू बी फीचर्ड एज बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म फ्रॉम इंडिया। इसका भट्टूकम्मा फेस्टिवल मनाया गया है तेलंगाना में, जिसको 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी छापा गया है। तो ये भट्टूकम्मा है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। इसके बाद यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, इसके अंदर जो यूएनईपी है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये जो है प्लैनेट ए के साथ मिल करके अवार्ड दे रहा है। किसको अवार्ड दे रहा है? ऐसे एंटरप्रेन्योर को जो कि 30 साल के उम्र के अंदर है और इन्वायरमेंट के लिए बहुत भयंकर सोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं, उसको ये विनर कंसिडर करेगा। और विनर कैसे कंसिडर करेगा? $20,000 का सीड फंडिंग उसको मिलेगा, इंटेंसिव ट्रेनिंग इसका होगा, और साथ में इसको एक्सेस मिलेगा टू प्लैनेट ए पिच, जहां पर ये और भी पैसा रेज कर सकता है, $1 मिलियन तक रेज कर सकता है, ठीक है। 3 लोगों को यहाँ पर अवार्ड मिला है, 3 लोग फ्रॉम 3 कंट्री। इंडिया की तरफ से जिनाली मोदी हैं जिनका स्टार्टअप बनोफी लेदर की वजह से इनको अवार्ड मिला है। दूसरा कीनिया के जोसेफ नुथरियो है जो कि हेयापाक नाम से स्टार्टअप है, इनके वजह से इनको मिला है ये अवार्ड। और तीसरा है न्योमी फ्लोरिया, ये साइक्लियो नाम का स्टार्टअप के लिए इनको अवार्ड मिला है। ये जिनाली मोदी जो इंडिया की तरफ से है, इनका एक स्टार्टअप है बनोफी लेदर, जो कि बनाना का क्रॉप वेस्ट से लेदर का यूज का सामान बना लेती है, इसीलिए इसका नाम है बनोफी लेदर, ठीक है। हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चंडीगढ़ को इंडिया का पहला स्लम फ्री सिटी कंसिडर किया गया है, अवार्ड दिया गया है। यूपी में लॉन्च हुआ है वर्ल्ड का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क,
खुर्जा के अंदर। ये जो पार्क है ना, ये सेरेमिक वेस्ट से मिलकर के बना हुआ है। तो यूपी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, इनिशिएटिव लॉन्च किया था, अनोखी दुनिया, और उसके अंदर वर्ल्ड का पहला पार्क बना है इंटायरली फ्रॉम सेरेमिक वेस्ट। ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक इंटरनेशनल ट्रेड शो भी हुआ है ग्रेटर नोएडा के अंदर, जहां पर पार्टनर कंट्री रशिया था और उसका थीम रखा गया था अल्टीमेट सोर्सिंग बिगिंस हियर। ठीक है। इसके बाद इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल मुंबई के अंदर खुला है, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। यहाँ पर एक बार में 5 क्रूज को एकोमोडेट किया जा सकता है और 1 मिलियन पैसेंजर को एनुअली यहाँ पर हैंडल किया जा सकता है। पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया है इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड बायो इथेनॉल प्लांट, कहां पर, असम में, ये याद रखना। इसके बाद डिफेंस का बात करते हैं। तो युद्ध अभ्यास नाम का एक डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और यूएस का मिलिट्री के बीच में हो रहा है। इंडिया ने पहला अपना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी किसी दूसरे देश में खोला है, ओवरसी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोला है। कहां पर खोला है? मोरक्को के अंदर खोला है। इसके बाद सेरेबो नाम का एक इंडिजिनियस ब्रेन टूल है जो कि आपके दिमाग में देख लेगा, दिमाग को डायग्नोस कर लेगा कि आपके दिमाग में कोई ट्रॉमेटिक इंजरी है कि नहीं है, बिना कोई सिटी स्कैन किए और एमआरआई स्कैन किए। ठीक है। इसके बाद रशिया का एंटरोमिक्स नाम का एक कैंसर वैक्सीन निकला है जो कि 100% एफिकेसी शो कर रहा है अर्ली ट्रायल्स के अंदर। इसके बाद जीएसटी 2.0 रिलीज किया गया है, जहां पर मेनली 4 स्लैब को कम करके 2 स्लैब कर दिया गया है, यानी 2 मेन रेट होगा। एक है 5% फॉर इसेंशियल प्रोडक्ट, एक है 18% फॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, और इसके साथ एक स्पेशल रेट डिसाइड किया गया है 40%। 40% जीएसटी वहां लगेगा जो कि सुपर लग्जरी गुड्स होगा, साथ में सिन गुड्स होगा। सिन गुड्स का मतलब कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, टोबैको, लार्ज कार्स, ये सब। इसके बाद यूपीआई जो है अब कतर पे भी अवेलेबल हो गया है। ठीक है। इसके बाद पिंक टैक्स। पिंक टैक्स वो टैक्स होता है जो एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज करता है कोई भी मर्चेंट आपसे। और क्यों चार्ज करता है? क्योंकि आप फीमेल है, तो फीमेल के लिए एक्स्ट्रा चार्ज जो कर लेता है उसको हम लोग बोलते हैं पिंक टैक्स। ठीक है। थॉमस कुक इंडिया, ये थॉमस कुक इंडिया है, इन्होंने ब्लिंकिट के साथ मिल करके डिलीवर किया है बॉर्डरलेस मल्टी करेंसी कार्ड, डोर स्टेप में जा जाकर। ठीक है। इसके बाद विक्रम 32 चिप, इंडिया का पहला इंडिजिनस स्पेस प्रोसेसर है जो कि इंडिया ने बना लिया है। पहले हम लोग इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहते थे, अब हम लोगों ने बना लिया है। ये जो चिप है ये स्पेस में काफी मददगार साबित होगा। ये चिप जो है सैटेलाइट को काफी मदद करता है कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए। इसके बाद सेंसस 2027 के अंदर हम लोग बिल्डिंग्स का जियो टैगिंग को ऐड कर रहे हैं ताकि बिल्डिंग्स का स्पेसिफिक लोकेशन जो है हम लोग सेंसस के अंदर रिकॉर्ड कर पाए। इसके बाद इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन अब वंदे भारत नहीं रह करके नमो भारत हो गया है। तो नमो भारत जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर का मैक्सिमम स्पीड से चल सकता है ऑन 55 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, इसको याद रख लेना। ठीक है। इसके बाद मुखी एट कानो। ठीक है, मुखी एट कानो। देखो कानो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। वहां पर एक चीता थी, चीता का नाम था ज्वाला, तो उससे एक बेबी हुआ है, उसका नाम है मुखी। तो मुखी एक फीमेल चीता है जो बॉर्न हुई है इस नेशनल पार्क के अंदर, और ये जो है बड़ी हो गई है। बस वही बात यहाँ पर है। तो हम लोगों ने नामीबिया से बहुत सारे चीता को लेकर के आया था, तो हम उस चीता को रखा था हम लोगों ने कुनो नेशनल पार्क में जो कि मध्य प्रदेश के है। तो उसके अंदर ज्वाला नाम की एक क्या बोलते हैं चीता थी जिन्होंने बर्थ दिया है मुखी नाम का एक और चीता को, तो ज्वालामुखी हो गई। ठीक है। इसके बाद इंडिया जो है वो 13 कंट्री बन गया है टू इशू OIML पैटर्न अप्रूवल सर्टिफिकेट। OIML का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी। देखो जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिससे कि वेट हम लोग नापते हैं या फिर मेजरमेंट नापते हैं, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मीटर से मीटर बनाए हैं या फिर इलेक्ट्रिक मीटर बनाए हैं। इसके बाद मान लो कि कोई तराजू वगैरह बनाए हैं, इलेक्ट्रिक तराजू बनाए हैं, तो तराजू सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेजरमेंट टूल सही से मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हम लोग चेक करने के लिए एक सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। उस सर्टिफिकेशन का नाम है OIML। इससे पहले हम लोगों को यानी जो भी ये मेजरमेंट टूल बना रहा है उस टूल को चेक करने के लिए विदेश भेजना पड़ता था, जिसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा होता था, टाइम डिले लगता था। लेकिन अब वो आसानी से होने लगा है। अब इंडिया के अंदर वो सारा सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इसके बाद जो है इंडियन मैन्युफैक्चरर को कम कॉस्ट लगेगा और टाइम डिले भी नहीं हो पाएगा। इसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एक AI बेस्ड ऑडिट सिस्टम बनाया है जिसका नाम रखा गया है CAG कनेक्ट। इसके अंदर जो है ना 10 लाख के करीब जो ऑडिटिंग एंटिटी है जिसका ऑडिट हो रहा है वो लोग डायरेक्टली रिस्पॉन्ड कर पाएगा टू ऑडिट क्वेरीज, ऑडिट ऑब्जर्वेशन, ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें कि ट्रंप जो है वो इम्पोज कर दिया है $1 लाख का फी
ऑन H1B वीजा। अब देखो H1B वीजा क्या होता है, जब इंडियन टेक कंपनी कोई भी अपना एम्प्लॉय को भेजता है यूएसए के अंदर या फिर किसी दूसरे कंट्री के अंदर, तो वहां पर उस बंदे के लिए कुछ फीस पे करना पड़ता है। तो उस बंदे के लिए कुछ फीस पे करना पड़ता है। हर एक बंदे के लिए पहले हम लोग को $5,000 पे करना पड़ता था, ठीक है, वन टाइम। लेकिन अब जो है उसी अमाउंट को $1,00,000 कर दिया गया है। यानी जितना आदमी को हम लोग यूएसए भेजेंगे काम करने के लिए, तो हम लोग को हर बार $1,00,000 देना पड़ेगा ट्रम्प सरकार को। इससे क्या होगा, हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्रेश आदमी भेजेंगे ही नहीं वहां पर, जो जरूरत है सिर्फ उतना ही आदमी भेजेंगे यूएसए के अंदर, और बाकी यूएसए का ही कोई आदमी को रख लेंगे वहां पर काम करने के लिए। यही करेंगे कॉस्ट बचाने के लिए, यही ट्रम्प भी चाहता है। तो यहां से एक प्रॉब्लम ये हो गया कि इंडियंस जो है अब जा नहीं पाएंगे बाहर, जहां पर वो बेटर अर्न कर पाते थे वहां जा नहीं पाएंगे। और इसके वजह से क्या होगा, अगर कुछ आदमी जाएंगे भी तो कॉस्ट ज्यादा लग रहा है टेक कंपनीज को, इंडियन टेक कंपनीज को। तो ये लोग क्या करेंगे, कॉस्ट बढ़ा देंगे। अगर इंडियन टेक कंपनी कॉस्ट बढ़ा देंगे तो जो यूएसए में क्लाइंट है वो क्लाइंट थोड़ा सा भड़क जाएगा क्योंकि कॉस्ट बढ़ गया है, ठीक है। तो अब कॉस्ट कम करने के लिए क्या करेगा इंडियन टेक कंपनी, ले ऑफ करेगा। तो इसीलिए जो ट्रंप ने इम्पोज किया है $1,00,000 का फी और H1B वीजा, वो इंडिया के लिए उतना फायदेमंद साबित नहीं होगा, ठीक है। हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझा भी था, ठीक है। समरी में मैं नहीं समझा पाऊंगा एग्जाम्पल। देखो इसका फायदा चाइना उठा रहा है। ट्रंप जब बोल रहा है कि हम लोग जो है दूसरे देश का टैलेंट अपने देश में नहीं आने देंगे, क्योंकि बहुत टैलेंट आ जा रहा है और अपना जो डोमेस्टिक वर्कर है वही काम पे नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए $1,00,000 का फी लगा दिया H1B वीजा पे। तो चाइना बोल रहा है कि हम लोग वीजा पे छूट दे देंगे, आओ यहाँ पर काम करो। इससे क्या बेनिफिट होगा चाइना को, चाइना को बेटर आदमी मिलेगा, बेटर स्टूडेंट मिलेगा, बेटर वर्कर मिलेगा, और स्पेशली स्टेम सेक्टर के अंदर, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सेक्टर के अंदर, जिससे और रिसर्च होगा और इनोवेशन होगा और चाइना आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए चाइना ने लॉन्च किया है के वीजा। ये जो के वीजा है ना, इसके अंदर कोई जॉब ऑफर आपको चाहिए नहीं, आप अप्लाई करो और आप वहां जा सकते हो, ठीक है, बिना कोई एम्प्लॉय का स्पॉन्सरशिप किए हुए, कोई बिना पेमेंट किए हुए आप जा सकते हैं। बस आपको जो है बैचलर डिग्री आना चाहिए स्टेम के अंदर, ठीक है, बस, ठीक है। इसके बाद फ्रांस का पीएम बना है सेबेस्टियन लुकुर्नु, ठीक है, इसको बनाया गया, ठीक है। शारजा यूएई में 18th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंक्लूजन हुआ था, जहां पर की ग्लोबल चैलेंजेस के ऊपर बात हुआ, जैसे कि इनइक्विटीज इन पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। इसके बाद इंडिया को अपॉइंट किया गया है, यानी इलेक्ट किया गया है एज ए मेंबर ऑफ इंटरपोल एशियन कमेटी। देखो इंटरपोल क्या होता है, इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। इंटरनेशनल पुलिस का कमीशन है जहां पर बातचीत हो रहा है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल है, इंटरनेशनल क्रिमिनल को कैसे पकड़ेंगे, कैसे मारेंगे, कैसे उसको एकदम टपका डालेंगे। तो इसके बारे में बात जो होता है ना, कहाँ होता है, इंटरनेशनल पुलिस कॉन्फ्रेंस के अंदर होता है। तो अलग अलग रीजन के लिए भी इंटरपोल बना गया है, ठीक है। तो जो एशियन कमेटी बना है एशियन रीजन के लिए, तो उस कमेटी में इंडिया को मेंबर इलेक्ट किया गया है। तो इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ इंटरपोल एशियन कमेटी फॉर द टर्म 2025-2029 ड्यूरिंग द 25th इंटरपोल एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन सिंगापुर, ठीक है। इसके बाद इंडिया को इलेक्ट किया गया है, री इलेक्ट किया गया है टू एसी ICAO काउंसिल विद स्ट्रॉन्गर मैंडेट, ठीक है। तो इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू द पार्ट 2 ऑफ द काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट 2 के अंदर इंडिया को इलेक्ट किया गया है। पार्ट 2 के अंदर कौन कौन सा कंट्री आता है, ऐसा कंट्री आता है जिन्होंने लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन किया है टू द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज फॉर इंटरनेशनल सिविल एयर नेविगेशन, ठीक है। इंडिया जो है वो IIT मद्रास को नॉमिनेट कर रहा है फॉर UNAI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। इसके बाद इलन मस्क जो है वो अब वर्ल्ड रिचेस्ट आदमी नहीं रहे, उसको सरपास कर दिया गया है बाय लैरी एलिसन, ठीक है, जो कि को फाउंडर है ओरेकल के, ऐसा पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इसके बाद स्पोर्ट्स का न्यूज देखिए, माधव गोपाल कमत जो है ये पहले इंडियन बन गए हैं टू विन वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप, ठीक है। इसके बाद जैस्मिन लंबोरिया जो है ये वर्ल्ड चैंपियन बन गई है, 9th इंडियन बॉक्सर बन गई है टू अचीव दिस फीट। यूके के अंदर ये मैच हो रहा था, ये वुमेन का 57 kg फीदर वेट पे ये मैच हो रहा था, इस कैटेगरी में मैच हो रहा था। और यहाँ पर पेरिस ओलंपिक्स की जो सिल्वर मेडलिस्ट है उनको हरा करके जैस्मिन लंबोरिया ने वर्ल्ड चैंपियन पद का हासिल किया है, ठीक है। ये 9th इंडियन बॉक्सर बन गई है टू अचीव दिस फीट। इसके बाद ICC जो है इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है फॉर वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025, उसका नाम है विल टू विन।
इसके बाद सेंट्रल जोन जो है उन्होंने दिलीप ट्रॉफी जीता है साउथ जोन को हरा करके, ठीक है। सेंट्रल जोन ने जीता है 11 साल के बाद, और उसका कैप्टन कौन थे? रजत पाटीदार। स्मृति मंधाना जो है इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है ऑफ फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी बाय एन इंडियन। तो विराट कोहली जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में 2013 में 52 बॉल्स पे सेंचुरी बनाया था, तो यही यहाँ पर स्मृति मंधाना ने 50 बॉल पे ही सेंचुरी बना दिया है। गौरव और इंटरेस्टिंग बात यह है कि विराट कोहली का जर्सी नंबर भी 18 है और स्मृति मंधाना का जर्सी नंबर भी 18 है। दोनों आरसीबी के लिए ही खेलता है, सोचो, और दोनों थोड़ा स्टाइलिश है, ठीक है। इसके बाद अर्शदीप सिंह जो है वो फर्स्ट इंडियन हो गए हैं जो कि T20I के अंदर 100 विकेट्स लिए हैं, ठीक है। इसके बाद इंडिया जो है क्रिकेट एशिया कप के अंदर पाकिस्तान को फाइनल में हराया है और एशिया कप जीत गया है। तो ये 17 एशिया कप हो रहा था, ठीक है, यूएई के अंदर हो रहा था, याद रखिएगा। इसके अंदर इंडिया 9th टाइम ये जीता है, ये कप जीता है, ठीक है। और श्रीलंका जो है वो सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम है इंडिया के बाद। प्लेयर ऑफ द मैच जीता तिलक वर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता अभिषेक शर्मा, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जीता कुलदीप यादव, ठीक है। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन जो है ये पहले इंडियन क्रिकेटर है जो कि बीबीएल में जाके खेलेंगे। बीबीएल मतलब ऑस्ट्रेलिया का आईपीएल। तो जैसे इंडिया में आईपीएल होता है, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होता है, तो वहां पर रविचंद्रन अश्विन पहले इंडियन बनेंगे जो कि वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, खेलेंगे, ठीक है। इसके बाद सैमुअल उमिटी, ये रिटायर हो गए हैं फ्रॉम फुटबॉल। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे और किस कंट्री के लिए खेलते थे? तो फ्रांस के लिए खेलते थे, और फीफा वर्ल्ड कप 2018 ये भी जिताया है इन्होंने। इसके बाद वुमेन हॉकी और मैन हॉकी, इन लोग दोनों टीम ने एशिया कप खेला है। इस एशिया कप में जो जीतेगा, ठीक है, तो वो पहुंचेगा FIH वर्ल्ड कप के अंदर डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएगा। तो जब वुमेन का मैच हो रहा था तो वहां पर वुमेन जो है वो रनर अप रही, यानी कि फाइनल मैच हार गई, चाइना जीता, और टीम चाइना जीता और वो चैंपियन बन के आया और वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर गया फॉर 2026 FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप, जो कि बेल्जियम में होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो मेन हॉकी टीम था उन्होंने एशिया कप जीता फाइनल, किसको हराया? कोरिया को हराया, और मेन टीम जो है वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर गया फॉर FIH हॉकी वर्ल्ड कप, नीदरलैंड एंड बेल्जियम, ठीक है। इसके बाद इंडिया जो है वो पहली बार नेशनल टीम भेजा है फॉर पिकल बॉल वर्ल्ड कप। राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं वो लीडिंग विकेट टेकर बन गए हैं T20I के अंदर, ठीक है। इसके बाद इंडिया ने डेवलप किया है रेयर रेफरेंस मटेरियल। ये जो रेफरेंस मटेरियल है इससे हम लोग चेक कर सकते हैं एंटी डोपिंग टेस्टिंग, ठीक है। मतलब जब भी एंटी डोपिंग टेस्टिंग होता है जहां पर हम लोग देखते हैं कि कहीं वो कोई ड्रग तो नहीं ले लिया है कि कोई भी खिलाड़ी, ठीक है, तो कोई भी खिलाड़ी अगर डोपिंग किया है तो वो हम लोग आराम से टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस मटेरियल जो कि इंडिया ने डेवलप किया है, ठीक है। दे आर क्रूशियल फॉर डिटेक्शन ऑफ ओवर 450 सब्सटेंसेस दैट आर करंटली प्रोहिबिटेड बाय वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। इसके बाद इंडेक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर 2025 का वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट के बारे में क्या बात कहा गया है? ये जो रिपोर्ट है ये WTO एनुअली पब्लिश करता है टू एनालाइज ट्रेड ट्रेंड्स, पॉलिसीज एटसेट्रा, ठीक है। 2025 का थीम रखा गया है मेकिंग ट्रेड एंड AI वर्क टुगेदर टू द बेनिफिट ऑफ ऑल। की हाइलाइट्स क्या क्या है? इसमें कहा जा रहा है कि जो AI है ना, इसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड है वो 34 से लेकर 37% तक ग्रो करेगा, और जो GDP है, ग्लोबल GDP, ये 12 to 30% ग्रो करेगा बाय 2040, ठीक है। तो जो ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड, वो 37% तक जा सकता है, यानी कि अराउंड 40% जा सकता है बाय 2040, ठीक है, 40 बाय 2040। और 12 to 13% GDP राइज होगा अगर AI का अडॉप्शन हम लोग कर लेते हैं। AI इनेबल्ड गुड्स ट्रेड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे कि चिप्स, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, सर्वर्स, इन सब का जो है ट्रेड ये भी बढ़ रहा है। 2.3 ट्रिलियन US डॉलर्स 2023 में था इनका ट्रेड, और ये और बढ़ने वाला है। हम लोग डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, मतलब जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है ना, वो कहीं पीछे ना छूट जाए AI के दौड़ में। इसके बाद लेबर इम्पैक्ट, AI जो है हो सकता है कि बहुत सारा रूटीन कॉग्निटिव जॉब वाले सेक्टर को इम्पैक्ट करे। इसके बाद हम लोग AI रिलेटेड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, ये बढ़ाए भी हैं ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। कितना बढ़ा है? 130 था 2012 में, 500 हो गया 2024 के अंदर, ठीक है। चलो, इसके बाद AI का मदद से हम लोग लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी कम कर रहे हैं और कस्टम्स को ऑटोमेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ट्रेड है इसका एफिशिएंसी बढ़ रहा है, ठीक है, ये भी समझ गए। अब ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने 163 कंट्रीज को यहाँ पर एसेस किया है, ठीक है, बेस्ड ऑन सेफ्टी,
कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिटराइजेशन। इंडिया का रैंक 115 रहा है, जिसका 115 आउट ऑफ 160 कंट्रीज, ठीक है, 163 कंट्रीज। इंडिया का स्कोर 2.229 था, ठीक है, जो कि कोई चेंज नहीं हुआ है लास्ट ईयर से। टॉप 3 पीसफुल कंट्री कौन कौन सा है? आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, सबके पीछे लैंड। टॉप 3 पीसफुल कंट्री कौन सा है एशिया के अंदर? सिंगापुर, जापान, मलेशिया, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखे, जहां पर हम लोग ये देखे कि इनोवेशन के अंदर कौन सा कंट्री आगे है। इसको पब्लिश करने वाला है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंडिया का रैंक जो है वो बढ़ा है, 48 रैंक था 2020 में, जो कि बढ़ करके हो गया है 38 रैंक आउट ऑफ 139 कंट्रीज, तो अच्छा हुआ है। इसके बाद इंडिया जो है वो टॉप रैंक किया हुआ है लो मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर और सेंट्रल एंड सदर्न एशिया रीजन के अंदर, ठीक है। इंडिया जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट के अंदर और मार्केट सोफिस्टिकेशन के अंदर, और खराब परफॉर्म कर रहा है बिजनेस सोफिस्टिकेशन के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और इंस्टीट्यूशन के अंदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ग्रोथ है ये कम हो गया है इंडिया के अंदर, ठीक है, और लगातार कम होते जा रहा है। 2023 में 4.4% का ग्रोथ था, फिर 2024 में 2.9% का ग्रोथ हो गया और 2025 में 2.3% का ग्रोथ होने वाला है, तो लगातार ग्रोथ जो है वो कम हो रहा है। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स, यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएस। टॉप बॉटम 3 कंट्रीज कौन कौन सा है? नाइजीरिया, अंगोला और कॉन्गो, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाओ मेरे दोस्त, आपका एक लाइक जो है मेरा मोटिवेशन दुगना करता है, ठीक है। और कमेंट करो, आपका जो सुंदर सुंदर कमेंट होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरा मोटिवेशन 4 गुना कर देता है और मुझे ऐसा लगता है कि चलो मैं कुछ आपका हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। और आखिरकार सब्सक्राइब करके रखना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, या फिर पहली बार हमारे चैनल में आए हैं।